नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जो कुछ वेनेजुएला में हुआ और जो ईरान में हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन यहां से कुछ संकेत और संदेश निकल रहे हैं जो सीधे तौर पर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती का सबब खड़ा कर रहे हैं। यह अनायास नहीं कह रहा हूं। मोदी डीप स्टेट को खटक रहे हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है और अब वो खटकन बढ़ गई है। उसका कारण है, वो क्या है उसको पहले आपको मैं बताता हूं। दो चीजें हुई हैं। एक, सैंक्शन लगा भारत पर और उस सैंक्शन के बावजूद भी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने घुटने नहीं टेके अमेरिका के सामने। अब आप कहेंगे सैंक्शन लगा साहब, टैरिफ, ये जो टैरिफ लगाया गया वो टैरिफ और क्या था? ये सीधा सीधा पनिश करना था भारत को इस बात के लिए कि वो रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, वो रूस से अपने संबंध क्यों नहीं खराब कर रहा है, वो क्यों तमाम जो डिफेंस से जुड़े हुए इक्विपमेंट हैं उसको क्यों बना रहा है, वो क्यों उसको अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच रहा है। ये दरअसल सजा दी गई थी और इनको लगा था कि जब आप इस तरह का टैरिफ ला देंगे, प्रतिबंध लगाएंगे, तो उससे भारत की अर्थव्यवस्था चरमराएगी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बगावत होगी, यानी कथित आंदोलन शुरू होगा। ध्यान रखिएगा आप कि 2019 से नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए कोशिशें शुरू हुई। पहली कोशिश कथित किसान आंदोलन रहा, सीए का बवाल रहा। ये सब क्या था? ये कुछ और नहीं, ये दरअसल नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कवायद थी जिसमें वो लोग सफल नहीं हो पाए। फिर संविधान वाला मसला खड़ा कर दिया है कि संविधान ही खतरे में है, वो भी एक कवायद ही थी। और ये सब प्रोपोगेंडा जो है वो पश्चिम से आया, रचा गया, बुना गया। इस संविधान वाले मसले से ठीक पहले जनवरी 2025 और 24 में खड़ा हो गया था, जब शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 24 में, ये दिसंबर लास्ट और जनवरी की बात है 24 के, यानी 23 का दिसंबर और 24 की जनवरी, जब शंभू और खनौरी पर मोर्चेबंदी शुरू हुई थी चुनाव से ठीक 5 महीना पहले। और उसके बाद में फिर संविधान। तो ये जो कवायद है ये लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ चलती रही है, लेकिन उसमें अमेरिका सफल नहीं हुआ। तो इनको लगा कि साहब टैरिफ ठोक देते हैं। बहाना ये लिया कि साहब आप जो है रूस से तेल खरीद रहे हैं और इसलिए यूक्रेन वार नहीं बंद हो पा रही है। टैरिफ लगाने का सीधा कारण था कि नरेंद्र मोदी झुकेंगे, तेल खरीदना बंद करेंगे और कहेंगे कि जो ट्रंप कहें वही सही है, और जो कृषि क्षेत्र है उसको खोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स है उसके लिए बाजार भारत का खोल दिया जाएगा। लेकिन उस टैरिफ से पीएम झुके नहीं और 7 अगस्त 2024 एमएस स्वामीनाथन का शताब्दी समारोह था जिसमें पीएम ने कहा था कि मैं झुकूंगा नहीं, भले ही इसकी मुझे निजी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। और ये निजी कीमत ही पीएम चुका रहे हैं। अब आप देखिए क्या चल रहा है। इनको लगा कि साहब टैरिफ के बाद सब बदल जाएगा, लेकिन टैरिफ के बाद क्या हुआ? इन्होंने टैरिफ लगाया, उसके बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी से नहीं उतरी। हमारा ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ा। तमाम सारे जो सेक्टर हैं, फिर वो चाहे आईटी सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, हर जगह ग्रोथ देखी गई, पाई गई। उससे भी बड़ी चीज, निवेश नहीं घटा। जितनी भी अमेरिका की या दुनिया की टॉप कंपनियां हैं वो सब भारत में निवेश करने के लिए एक पैर पर खड़ी हैं। अभी देखिए गूगल ने किया ना साहब, बन रहा है आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा, आप ये कहें दूसरा सबसे बड़ा कहिए अमेरिका के बाद, क्या एआई का सेंटर। ये आसान बात नहीं है।
और सभी जो सीईओ हैं बड़ी कंपनियों के, वो सब पीएम से लगातार मिलते हैं। अभी बमुश्किल 1-1.5 महीने पहले की बात होगी जब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सबके आके मिलके गए। ये साफ करता है कि टैरिफ का कोई असर भारत में पड़ा नहीं और ना ही निवेश पर कोई पड़ा। अब ये बड़ी चीज है कि ये बताइए, मोदी ने तो सब मैनेज कर लिया, इतना करने के बाद में भी अच्छा। ये तो आर्थिक मोर्चे पर हुआ। वैश्विक मोर्चे पर जो घेराबंदी शुरू की गई पड़ोसियों के जरिए, वहां देखिए, वहां तो पीएम ने कमाल कर दिया। वो दरअसल अब मैप को रीड्रॉ करने जा रहे हैं और ये बात अमेरिका कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बार के लिए डोनाल्ड ट्रंप को मान भी लीजिए कि बर्दाश्त कर ले, चूंकि धारा वाला मसला है, राइट विंगर है सब, लेकिन जो वहां का सीआईए और डीप स्टेट, वो तो कतई तैयार नहीं इसके लिए। वहां की जो लॉबी जिसने ट्रंप को फंड किया चुनाव में, वो नाराज है। एग्रीकल्चर लॉबी नाराज है कि बताइए आप कुछ कर नहीं रहे, नरेंद्र मोदी मार्केट नहीं खोल रहे हैं। ऑयल लॉबी नाराज है कि ये नरेंद्र मोदी जो है रूस से तेल खरीद रहे हैं, इसकी वजह से जो है हम लोग कितना नुकसान सह रहे हैं। भाई वही तेल हम भारत अपनी जरूरत का 1/3 रूस से खरीद रहा है। अब जो अमेरिकन ऑयल लॉबी करी हमसे खरीदते तो हमारा कितना फायदा होता। फिर वहां के जो 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 वहां का सेंट्रल बैंक है, यहां का फेडरल बैंक जो है अमेरिका का, उस फेडरल बैंक में बड़े बड़े जो है इन्वेस्टरों का पैसा लगा हुआ है। वो लोग कह रहे हैं कि भारत जो कर रहा है उसकी वजह से हमारा डॉलर कमजोर हो रहा है। भारत क्या कर रहा है, भारत रूस से सामान खरीदता तो डॉलर में खरीदता ही नहीं है। ब्रिक्स में व्यापार चल रहा है तो लोग डॉलर में कुछ करते ही नहीं है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिक्लाइन कर रहा है डॉलर, और ये बहुत बड़ा संकट है किसके लिए, अमेरिका के लिए। ये वेनेजुएला पे ऐसे थोड़े कूद पड़े, इसीलिए कूद पड़े क्योंकि वेनेजुएला जिस तरीके से वहां से तेल खरीद रहा था चाइना, ठीक, और आप एक तरह से कहें कि भारत भी उसमें लगा हुआ था कि हमें भी मिलना चाहिए, बड़ा तेल का भंडार है। अब हम वहां से तेल खरीदें और हम जो है डॉलर में नहीं ले रहे हैं तेल, तब तो बड़ी दिक्कत है। अमेरिका उससे परेशान है कि साहब ये लोग जो है हमारा डॉलर ही हिला रहे हैं, और उस हिलाने में भारत की बड़ी भूमिका है। अब भारत की बड़ी भूमिका है तो भारत को सबक कैसे सिखाया जाए, ये भी बड़ी बात है ना। तो सबक सिखाने की कोशिश चल रही है। ये चीन और रूस, देखिए चीन और रूस से ये कुछ नहीं करेंगे, सारा दमखम ये भारत पे ही दिखाएंगे। और इसलिए दिखाएंगे क्योंकि भारत भले ही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है लेकिन तन कर खड़ा है। अभी क्या हो रहा है कि इनको लगा था कि बांग्लादेश में हम कुछ कुछ करेंगे, पाकिस्तान से कुछ कुछ करवाएंगे और फिर भारत को जो है झुका लेंगे। टैरिफ से जब बात नहीं बनी तो ये लोग इधर लगे। अब इधर क्या कर रहा है भारत, भारत जो है पूरा मैप ही दोबारा बनाने की कवायद में जुट गया है, और इसका सीधा संदेश रूस ने दे दिया है। अभी 3 बीघे जमीन थी, भारत ने वापस ले लिया, ये जो दे रखी थी बांग्लादेश को। और इतना ही नहीं चल रहा है, बकायदे ये बांग्लादेश को समझा दिया गया है कि अगर यही तुम्हारी करतूत रही तो बचोगे नहीं। और एक चीज और कर दिया है अमेरिका ने जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाए, ये बड़ा अच्छा सीख दे दिया इन्होंने भारत को। इसलिए भी अब अमेरिका और सीआईए ज्यादा परेशान है, क्योंकि देखिए मोदी तो कमाल के नेता हैं। अब ये बात हो रही है भारत में कि साहब जब ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाते हैं, इसलिए क्योंकि ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। अब वेनेजुएला का राष्ट्रपति मादुरो उनकी सुरक्षा के लिए खतरा था तो वो उठा लाए। हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है यूनुस, इसको उठा लाना चाहिए हमको। क्या भारत उस तरह की योजना पर काम कर रहा है जिसकी वजह से वहां के जो आप ये कहें कि सीआईए वगैरह है, उनको लग रहा है कि अब तो मामला बिगड़ सकता है? यह सवाल यूं ही नहीं उठा रहा हूं, यह सवाल उठने की वजह, देखिए इन लोगों ने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए ऑपरेशन किया था।
पाकिस्तान में घुस गए। यूपीए की सरकार नहीं सीख पाई, लेकिन नरेंद्र मोदी तुरंत सीख गए, और इसीलिए जैसे ही वो सरकार में आए और इन्होंने उरी किया, वैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया गया। और जब इन्होंने पुलवामा किया तो बालाकोट हो गया, और जब इन्होंने पहलगाम किया तब तो ऑपरेशन सिंदूर ही हो गया, धुआं धुआं हो गया। तब से हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं क्या किया जाए। अभी अमेरिका ने एक और सीख दी भारत को, और भारत मतलब भारत को नहीं दी, वो तो एक तरह से कहा जाए कि भारत को डराने की कवायद है। लेकिन भारत डरता कहां है? नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला भारत, ये मनमोहन सिंह वाला भारत तो है नहीं, और ना सोनिया गांधी वाला भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। तो ये तो सीखते हैं। तो इन्होंने सीख दे दी है कि जो तुम्हारे राष्ट्र के लिए खतरे का विषय बने उसको उठा लो। तो अब हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी का अगला मिशन यूनुस और मुनीर को उठा लेना होगा, और उठाकर लाकर यहां बंद कर दिया जाएगा। अब यही बचा है। यानी कुल मिलाकर भारत जो है वो दक्षिण एशिया का नक्शा फिर से रच रहा है, और ये अमेरिका को बर्दाश्त तो नहीं है। इसको आप जान लीजिए। हमने अपना 3 बीघा जमीन भी हम ले लेंगे अपना, जो पट्टा पे इनको दे रखा है, और जो गंगा ट्रीटी है बांग्लादेश के साथ, वो 2026 संभवतः मई में एक्सपायर कर जाएगी। तो अब हम अपनी शर्तों पर काम कराएंगे। वो हो गया दरिया दिली, अब खत्म। हम दरिया दिली इतना नहीं दिखाने वाले। ऐसे देश के ऊपर जो भारत विरोध जिसके रगों में दौड़ रहा हो, उसके साथ हम कोई सहूलियत नहीं दिखाने जा रहे हैं। इसलिए वहां हालत खराब हो रखी है। पाकिस्तान का पानी बंद हुआ है तो पाकिस्तान की यह दुर्दशा है। अगर बांग्लादेश का बंद हो गया तो वो सबको हिंद बंगाल की खाड़ी में कूद पड़ना पड़ेगा, जो स्थिति है। एक तो ये। दूसरा, जो इनका बॉर्डर वाला इलाका है, यानी जहां ये हमसे बॉर्डर साझा करते हैं बांग्लादेश, वहां पर मामला बहुत ठीक नहीं है। देखिए, चिटगांव के भीतर खबरें दबाई जा रही हैं, वहां बड़ा भारी आंदोलन चल रहा है, और यह बड़ी बात नहीं है कि वो बांग्लादेश से अलग हो जाए। ये जान लीजिए, यूं ही नहीं कहा जा रहा है कि इनको अपना नेक देखना चाहिए। और आप इसे गूगल करिए चिटगांव में क्या चल रहा है, और चिटगांव में जो हिंसा भड़की है, जिस तरह का मामला चल रहा है, वो मामला सीधा यही है कि हमको अलग करो तुम अपने आप से। और अब अलग करो तो जाहिर सी बात है, अलग करो तो बात कुछ अलग ही है। और फिर उधर आप चले जाइए पाकिस्तान में बलूच कह ही रहे हैं कि भैया हमको अलग कर दो, हम इनसे अलग होना चाहते हैं, हमको अलग देश घोषित करो तुम भी, ठीक है। और चीन से भिड़ो, चीन को कूट दो। क्यों? क्योंकि चीन बलूचिस्तान चाहता है। क्यों बलूचिस्तान चाहता है ये भी जान लीजिए। उसको लगता है कि बलूचिस्तान मिल जाएगा तो ये जो मलक्का स्ट्रेट से उनको आना जाना पड़ता है, ये आज आना जाना नहीं पड़ेगा, तब वो जो है भारत को आंख दिखा पाएंगे। भी ठीक से भारत को आंख नहीं दिखा पाते हैं ना, उनका सारा सामान तो मलक्का स्ट्रेट से ही जाता है, यानी आप एक तरह से कहें कि हिंद महासागर से होते हुए। तो इसलिए उनको बलूचिस्तान चाहिए, और बलूच कह रहा कि चीन को ठोको। और उधर हमने जो है अफगानिस्तान को एकदम दुरुस्त कर रखा है, वो कह रहा आधा पाकिस्तान हम ले लेंगे। अब लीजिए। तो अभी जिस स्थिति में भारत है, उस स्थिति में भारत दक्षिण एशिया के पूरे मैप को दोबारा रचने और गढ़ने की स्थिति में खड़ा हो गया। यानी 1971 फिर से अगर भारत दोहरा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मोदी खटक रहे हैं, और मोदी को कैसे हटाया जाए इसकी तैयारी में डीप स्टेट लगा हुआ है। और हटाने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो कोई आप एक तरह से कहें सांसद तोड़ने जा रहे हैं, नहीं। मैन्युफैक्चर्ड जो है वो आप आंदोलन खड़ा करिए, इसकी कवायद चल रही है यहां पर, जिसकी बानगी 5 जनवरी को देखी जाएगी, और वहीं से तय होगा कि एक रास्ता कितना लंबा होने जा रहा है।
इसलिए जो कुछ घट रहा है वो सही मायने में पीएम के लिए चुनौती है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।